कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास लगभग 13,000 किलोमीटर की सड़कें थी। कितनी थी? 13,000। लेकिन वो याद रखोगे नहीं रखोगे, लेकिन अब जो है मार्च 2023 तक वह लगभग 3,01,810 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, कितनी है? 3,01,810 किलोमीटर। आप मोटा मोटा अगर ध्यान रखोगे कि 3 लाख किलोमीटर वर्तमान में सड़कें। ये देखो पेपर में सवाल आता है और फिर अपन सोचते हैं कि ये डेटा कहाँ से लिया। पेपर में सवाल आया हुआ है एलडीसी के अंदर एक बार कि राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो बच्चे आधे से ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये सड़कों की लंबाई कहाँ से उठाई उन्होंने, सड़कों की लंबाई कहाँ से उठाई। तो आपको पता होना चाहिए कि सड़कों की लंबाई ये कहाँ से ली है? आर्थिक समीक्षा से। ठीक है, वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 3,01,810। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताया था घनत्व। घनत्व कितना था? 88.18। 88.18 ये था घनत्व। और भारत के घनत्व की बात करूंगा तो लगभग 165 था। कितना था? 165। ये भारत का घनत्व है और ये राजस्थान का घनत्व। फिर अपन आगे बढ़े थे तो आपको इतना बताया था मैंने कि हमारे भारत में जो सड़कों की लंबाइयां हैं वह 4 तरह की है। एक तो है राष्ट्रीय राजमार्ग, एक तो है राज्य राजमार्ग, फिर है जिला सड़क और अंतिम में है ग्रामीण सड़क। ये 4 तरह की सड़कें। कितने तरह की? 4 तरह की सड़कें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 4 तरह की सड़कें, 4 तरह की सड़कें हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे ज्यादा लंबाई की कौन सी है तो ग्रामीण सड़क, फिर जिला सड़क, फिर राज्य सड़क और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैंने आपको इनका कलर भी बताया था कि इनके माइलस्टोन पर जो कलर लगा होता है, अगर पीला है तो राष्ट्रीय, अगर हरा है तो राज्य, अगर काला है तो जिला और अगर लाल है तो ग्रामीण। तो ये आपके कलर थे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं आई। फिर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े। अपन ने बात की कि भाई इनका निर्माण कौन करता है। तो निर्माण में अपन ने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको अपन ने दिया था NHAI को, और एक और लिखा था BRO, है ना। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भारत के अंदर अगर अपन को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने हैं तो अपन किससे बनवाएंगे? NHAI। और अगर अपन जो बॉर्डर एरिया है या कोई दुर्गम स्थान है वहां पर अगर अपन को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने तो अपन किससे बनाएंगे? BRO। बात समझ में आ गई। जो NHAI है वह काम करेगा भारत सरकार का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है वहां पर, और जो BRO है ये BRO काम करेगा भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन। समझ में आ गई बात। चलो फिर मैंने बात की थी राज्य राजमार्ग, इसका निर्माण करेगा रिडकोर। याद आया कुछ? मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये रिडकोर है वह किसका निर्माण करेगा? राज्य राजमार्ग का। ठीक है, जिला सड़कों का निर्माण करेगा नगर निकाय। नगर निकायों में आप लोगों ने अनुसूची 12 पढ़ी होगी संविधान के अंदर, तो वो आती है नगर निकाय। और ग्रामीण का निर्माण करेगा जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, आपके सरपंच हो गया या प्रधान हो गया या जिला प्रमुख हो गया। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं निकल कर आती है, एक तो NHAI, एक आती है BRO और एक आती है रिडकोर। ज्यादा कुछ पता नहीं हो तो इनका मुख्यतः काम और इनकी स्थापना पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं NHAI की बात करूं तो NHAI की स्थापना हुई थी 1995, BRO की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 और रिडकोर की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 2004। बात समझ में आ गई। इनका काम क्या है? देखो, NHAI की फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BRO की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिडकोर की राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, NHAI क्या काम करती है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएगी। BRO क्या काम करेगी? बॉर्डर एरिया पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएगी। और रिडकोर क्या करेगी? राजस्थान में राज्य राजमार्ग बनाएगी। बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं। चलो अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं। ये बातें कुछ लिखवानी है, मैं लिखवाता रहूंगा, लेकिन अब इसे आगे समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था कि भारत में अपन सड़कों का जनक किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी, क्योंकि उसने एक सड़क बनाई थी, कौन सी? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, अब आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि मैं पेट्रोल पर है ना
1 रुपया बढ़ाता हूं, कितना रुपया? 1 रुपया। अगर 1 रुपया बढ़ाऊंगा, 10, अब वर्तमान 110 चल रहा है तो मैं 111 कर लेता हूं। और इस 1 रुपये का उपयोग भारत में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाएगा। और अपन के भारत में जो गांवों को शहरों से जोड़ने की जो परंपराएं शुरू हुई सड़कों की, वो शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने एक ऐसी योजना लॉन्च की, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। आज भी आप लोग है ना, अपने गांव से अगर शहर आते हो ना, तो कहीं कहीं इस योजना का नाम लिखा होता है और वहां पर एक पीला बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया। ठीक है, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन आता है वो आता है 25 दिसंबर, और ये शुरू हुई 25 दिसंबर 2000 को। कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2000। और एक बात ध्यान रखना, 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन है? अटल बिहारी वाजपेयी का। तो इसको अपन एक दिवस के रूप में मनाते हैं और इसको अपन बोलते हैं कौन सा? क्रिसमस डे, सुशासन दिवस। क्रिसमस डे, अरे धन्य हो प्रभु। कौन सा दिवस है? सुशासन दिवस। ठीक है, क्रिसमस डे नहीं, सुशासन दिवस। ठीक है, तो इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं गुड गवर्नेंस डे। क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। कुछ कुछ प्रधानमंत्री, कुछ कुछ राष्ट्रपति के दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने नाम सुना होगा चौधरी चरण सिंह, सुना है? देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, लेकिन कुछ समय तक रहे थे। उनको किसान नेता बोलते थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया। उनका जन्मदिन होता है 23 दिसंबर और वो होता है किसान दिवस। ठीक है, आप लोगों ने राजीव गांधी का नाम सुना होगा। राजीव गांधी का जन्म होता है 20 अगस्त को। कब होता है? 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को अपन बोलते हैं सद्भावना दिवस। क्या बोलते हैं? सद्भावना। और ये कौन सा दिवस है? सुशासन दिवस। किसका जन्मदिन होता है? अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, चलो इसके आगे बात करता हूं। और मैं देखो, इस योजना के तहत अपन ने टारगेट क्या रखा? अपन ने टारगेट ये रखा कि ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 है, और ये गांव किस क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र में। एक तो गांव होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, और एक गांव होते हैं जो मैदानी क्षेत्र में होते हैं। जैसे अपन के पश्चिमी राजस्थान वाले गांव, ये पहाड़ी है कि मैदानी है? मैदानी। तो ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या कितनी है? 500, और ये कहाँ निवास करते हैं? मैदान में। और ऐसे गांव जिसकी जनसंख्या 250 है, और ये कहाँ निवास करते हैं? पहाड़ी इलाकों में। तो ऐसे गांवों को इस योजना के तहत शहरों से जोड़ा गया। बात समझ में आ गई? क्या किया? इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया कि मैदानी क्षेत्रों के ऐसे गांव जिसकी जनसंख्या 500 और पहाड़ी क्षेत्रों के ऐसे गांव जिसकी जनसंख्या 250, ऐसे गांवों को जो जिला है सड़क है या जो शहरी सड़क है उनसे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, और इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो गांव हैं उन गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए जो योजना आई, उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आपको अगर सवाल पूछेगा कि राजस्थान में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए या राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, तो एक तो आ जाएगी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब ये हुई 2000 में थी, अभी इसका तीसरा चरण चल रहा है। अभी इसका कौन सा चरण चल रहा है? तीसरा चरण, और ये चलेगा 2025 तक। कब तक चलेगा? 2025। और उसके आगे भी जो चौथा चरण है उसको मंजूरी मिल गई है। जैसे मैंने आपको याद करो, एक 1.0, 2.0, 3.0 करवाया था। कहां पर करवाया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKY। 1.0 था, 2.0 था और 3.0 था। ठीक है, यहां पर भी ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। इसका कौन सा वर्जन चल रहा है? तीसरा वर्जन, और चौथे वर्जन को भी मंजूरी मिल गई है। ठीक है, योजना क्लियर हो गई। चलो अब मैं आपको सवाल पूछूं, अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में आप लोग क्या जानते हो, किस तरह से लिखोगे? तो इसमें लिखना कि भारत में सड़कों की अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, सड़कों के जाल को बढ़ावा देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मैदानी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 500 तथा पहाड़ी क्षेत्र ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 250 है उनको शहरों से जोड़ना है। अभी वर्तमान में इसका तृतीय चरण चल रहा है जो 2025 तक चलेगा, और इसके चतुर्थ चरण को मंजूरी मिल चुकी है। बात समझ में आ गई? चलो अब एक बात और, एक महत्वपूर्ण योजना और है, उस योजना का नाम है भारतमाला परियोजना। क्या नाम है? भारतमाला परियोजना।
अब भारतमाला भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतमाला नाम से पता चल रहा है ना, क्या चल रहा है? भारत को माला पहनानी है, माला पहनानी है। और ये माला किसकी होगी? सड़क की होगी, है ना। तो सड़क रूपी माला पहनाने के लिए इस योजना का नाम रखा है भारतमाला। ठीक है, भारतमाला बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर हाईवेज नहीं होंगे, एक्सप्रेसवे नहीं होंगे, रोड्स नहीं होगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो आप भले कितना भी अच्छा माल तैयार कर लो, वो जनता तक नहीं पहुंचेगा, वो ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा। इस मामले में आपको बताऊं कि चीन सबसे आगे, पूरी दुनिया में जो चीन है उसने बहुत सारे रोडवेज, बहुत सारे हाईवेज, बहुत सारे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। ये तो अपन के भारत में अब पिछले कुछ 3-4 सालों के अंदर एक्सप्रेसवे बनने लगे। एक्सप्रेसवे क्या होता है? एक्सप्रेसवे मतलब होता है कि जहां पर एक साथ आप लोगों ने कोई सड़क पर चले हो, तो यहां से आप जाते हो, यहां से आते हैं, तो कई जगह जो रोडें होती है ना, उसमें एक साथ 6 गाड़ियां चल सकती है पैरेलल। 6 गाड़ियां जा सकती है, 6 गाड़ियां आ सकती है। जब यहां पर 6 गाड़ियों की जगह होती है ना, तो उस जगह को अपन बोलते हैं एक्सप्रेसवे। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसवे। और एक्सप्रेसवे होता कुछ नहीं है, जैसा नेशनल हाईवे होता है ना, NH, उसी का बड़ा रूप क्या कहलाता है? एक्सप्रेस। जैसे आप NH 68 पे कभी गए हो, जैसलमेर गए हो या सांचौर गए हो, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ 2 लाइन नहीं है, एक तरफ जाओ, एक तरफ आओ। और अगर इसको अपन 6 लाइन तक बढ़ा दें कि 6 गाड़ियां एक साथ जा सके और 6 गाड़ियां एक साथ आ सके, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सप्रेस। आपको पता है, पहले टोल नाके पर किसी ने पैसा दिया हो, तो अपन वहां पर रुकते थे, वहां पर अपन गाड़ी रोक कर फिर पैसा देते थे ना। तो ऐसा सिस्टम अब बंद हो गया, अब चलता फास्टैग, है ना। फास्टैग क्या होता है कि गाड़ी जैसे टोल नाके के पास आएगी, अपना पैसा कट जाएगा अकाउंट से और गाड़ी रवाना। ये क्यों हुआ सिस्टम? ये ऐसा हुआ क्योंकि पहले क्या होता था, NH थे, NH पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही है। अब बहुत सारी गाड़ियां चल रही, तो काफी बार है ना, आप लोग जेब से पैसा निकालोगे, दोगे, छुट्टा देगा, वो वापस वो पर्ची देगा, इस प्रोसेस में टाइम लगता था। तो पीछे गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लगती थी। और एक उद्योगपति क्या चाहता है कि मेरा काम जल्दी से जल्दी और फटाफट हो। और अगर ऐसे टोल नाकों की लाइनों में गाड़ियां लगने लग गई, तो भारत का औद्योगिक विकास हो चुका, नहीं हो सकता। इस वजह से बाद में ये फास्टैग का सिस्टम आ गया। फास्टैग क्या होता है? जैसे ही गाड़ी पास में आएगी, एक इंफ्रारेड होती है, जो वो कैमरा होता है ना सामने वाला, वो इंफ्रारेड फेंकता है, वो आपके कार्ड के ऊपर स्कैन करेगा, आपका अकाउंट नंबर लेगा, वहां से जितना पैसा काटना उतना काटेगा और गाड़ी रवाना कर देगा। ठीक है। और आज तो ये भी सिस्टम कर दिया कि जिस गाड़ी के आगे फास्टैग नहीं होगा, तो अगर चालान फास्टैग से 60 रुपये करता है और फास्टैग नहीं होने पर 120 कटेगा, डबल कर दिया। तो ये सब क्यों किया? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो एक योजना और बताइए, भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना में बहुत सारी सड़कें बनेगी, बहुत सारी। अब मैं आपको बताऊं कि भारतमाला परियोजना अपन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भारतमाला परियोजना के तहत 2 सड़कें हैं ना, वो अपन के राजस्थान के अंदर भी बन रही है। कितनी सड़कें? 2। सुनना, 2 सड़कें कौन कौन सी बन रही है? एक सड़क तो बन रही है आपके, वह बन रही है दिल्ली वडोदरा। दिल्ली वडोदरा। अब दिल्ली कहाँ है? ऊपर। राजस्थान के देखो, राजस्थान ये रहा, दिल्ली ये रहा, और वडोदरा ये रहा। तो मतलब सीधी सी बात है, गुजरेगा कहां से? राजस्थान से। तो एक तो है, वह है दिल्ली वडोदरा, और एक है सांगरिया, सांचौर और सथलपुर। ये 2 रोड हैं जो बन रही है इस योजना के तहत, सांगरिया, सांचौर, सथलपुर, और दूसरा बन रही है दिल्ली वडोदरा। ठीक है। जो सांगरिया है ना, वो हनुमानगढ़ के अंदर है, सांचौर आपको पता हो, सथलपुर आपके गुजरात के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो इन 2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग, उनका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। सुनना, जो दिल्ली वडोदरा वाली सड़क है ना, मैं उसको बता रहा हूँ, ये रोड कहाँ से रवाना होगी। देखो, ये मैप आपको दिख रहा है, मैं नए जिलों के अनुसार बता रहा हूँ। ये मैप आपको दिख रहा है, इस मैप के अंदर क्या है? ये दिल्ली ये रहा, दिल्ली ये रहा। क्योंकि आपको पता है ना कि अलवर और भरतपुर के जो जिले हैं वो NCR के अंदर आते हैं। NCR क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा ना, कौन सा? दिल्ली से वडोदरा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है 148N। क्या नाम है? 148N। उत्तर से दक्षिण आ रहा है, उत्तर से दक्षिण आएगा तो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। अब ध्यान से सुनना, ये जो भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपके एंटर करेगा कहां से? डिग से। डिग से एंटर किया कहां पर? राजस्थान में। ये डिग से होता हुआ अलवर, अलवर से होता हुआ डोसा, डोसा से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से बूंदी होते हुए, कोटा होते हुए झालावाड़ से निकल जाएगा। इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा।
और लास्ट इसका खत्म कहाँ होगा? वडोदरा में। ये इस तरह से एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बनाएगा, और इस राष्ट्रीय राजमार्ग को अपन ने किसका हिस्सा माना है? भारतमाला का, इस तरह से। और इसका नाम क्या? 148 है। बात समझ में आ गई? भारतमाला परियोजना महत्वपूर्ण है, लेकिन राजस्थान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से दो सड़कें निकल रही है, एक तो दिल्ली वडोदरा, और दूसरी कौन सी बताई? सांगरिया, सांचौर, सथलपुर। सांगरिया कहां पर है? हनुमानगढ़। तो ये शुरुआत कहां से होगी? यहां से। ये हनुमानगढ़ से शुरुआत होगी, ये हनुमानगढ़ से होती हुई श्रीगंगानगर जाएगी, श्रीगंगानगर से होती हुई, ये हनुमानगढ़ से शुरू श्रीगंगानगर जाएगी, श्रीगंगानगर से होती हुई बीकानेर जाएगी, बीकानेर से होती हुई नागौर, नागौर से होती हुई जोधपुर ग्रामीण, और ये दानखड़ा बालोतरा जाएगी। बालोतरा, बालोतरा से क्यों लिया अपन ने? बालोतरा से क्यों सड़क ली? रिफाइनरी बन रही है, इस वजह से ली। क्यों ली? रिफाइनरी बन रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिफाइनरी भारत की ऐसी रिफाइनरी है जहां पर पेट्रोलियम सह कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर बहुत सारे उत्पाद बनेंगे। रिफाइनरी बन रही है तो सोचो कितने गाड़ी आएगी, कितनी गाड़ियां जाएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा होगा। इस वजह से अपन ने इसको बालोतरा से घुमाया, बालोतरा से घुमाते हुए जालोर लिया और सांचौर से इसको बाहर निकाल दिया, इस तरह से। ये कौन सा है? सांगरिया, सांचौर, सथलपुर। देखो ये इस तरह से जाएगा, ये श्रीगंगानगर गया, फिर बीकानेर, बीकानेर से होते हुए नागौर, नागौर जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बालोतरा से होते हुए जालोर, और जालोर से सांचौर। ठीक है, और इसका जो नाम है ना, ये 754 के है। क्या है? 754 के। 754 क्यों? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, समझ में आ गई? ये कौन सी परियोजना है? भारतमाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या हो तो बताओ। दो परियोजना बताई मैंने अभी तक। एक तो बताई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था कि ऐसे गांव जो मैदानी क्षेत्र के जिसकी जनसंख्या 500, और ऐसे गांव जो पहाड़ी क्षेत्र के जिसकी जनसंख्या 250, तो उन गांवों को अपन को शहरों से जोड़ना या सड़कों से जोड़ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर दूसरी योजना मैंने बताई भारतमाला। भारतमाला के तहत एक बात और बता देता हूं, भारतमाला के तहत अपन ने ये लक्ष्य रखा था कि अपन 24,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेंगे। कितनी? 24,800। इतने किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेंगे, और एक 10,000 किलोमीटर की सड़क और पहले सैंक्शन हो गई थी, तो कुल मिलाकर 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। किसमें? भारतमाला में। 34,800 किलोमीटर की सड़कें बनेगी। ठीक है, और उसमें से राजस्थान में दो सड़कें, एक तो दिल्ली वडोदरा और दूसरी सांगरिया, सांचौर, सथलपुर। इसकी जो लंबाई है ना लगभग 350 है। कितनी है? लगभग 350। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 600 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी 300, इसकी 600, मतलब लगभग आप ये मानो कि 34,800 में से लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास जो सड़कें हैं वह कहां से गुजर रही है? राजस्थान से। ये कौन सी परियोजना है? भारतमाला। अब जब आगे अपन पढ़ेंगे ना, अपन के तो चलो ये योजना है नहीं, सागरमाला। एक योजना और पढ़ी होगी आपने, सागरमाला, नाम सुना है? इसमें क्या होगा? देखो आप लोग सोचते होंगे ना कि अगर मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूं तो एरोप्लेन मुझे जची, मैं यहां से लेकर चला जाऊं, यहां से लेकर चला जाऊंगा, यहां से जची, यहां से लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि ऊपर तो कोई ट्रैफिक है नहीं, नीचे तो ट्रैफिक है। तो अगर गाड़ी आ रही है तो तुम लोगों को रास्ता बदलना ही पड़ेगा। अगर तुमको यहां से अपने घर पे जाना है तो तुम कोई रास्ता थोड़ी फॉलो करोगे, तुम तो सीधा देखोगे ये मेरा घर है, वो देख तो सीधा यूं, क्योंकि ट्रैफिक तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा जो अगर एरोप्लेन भी उड़ रहा है या पानी के अंदर जहाज भी चल रहा है, उनका रूट फिक्स होता है, वो उसी रूट को फॉलो करके उस जगह पर पहुंचते हैं। और कभी अगर ऐसा नहीं करते तो एरोप्लेन टकरा जाते हैं। अपन के पश्चिमी राजस्थान के अंदर ऐसी समस्या बहुत ज्यादा है। अपन के क्या होता है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर है? बीकानेर। एक चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। तो यहां पर क्या युद्ध अभ्यास होते रहते हैं, बॉर्डर इलाका है, तो लड़ाकू विमान यहाँ एनी टाइम रहते हैं। तो कभी कोई पायलट बोर हो गया तो कि आज मैं लड़ाकू विमान उड़ा के लेके आऊं, तो लड़ाकू विमान उड़ा तो लेते हैं, लेकिन काफी बार उसमें क्या कोई तकनीकी समस्या आ जाती है या फ्यूल कम होता है। तो आप आए दिन देखो लगभग 2-3 सालों के अंदर अंदर एक आधा तो लड़ाकू विमान किसी झोपड़े के अंदर लैंड होता ही होता है। ईमानदारी से होता है। अभी बैतू के अंदर हुआ, तेजस हो गया, वो तेजस यूं आया, वो नीचे से देख रहा है कि ये आ रहा है मेरी तरफ वो दौड़ा, ये अभी की बात है, तेजस हो गया। तो इस तरह की, क्योंकि
इनको नियम कायदे फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो जो समुद्र है ना, उस समुद्र के अंदर अपन जल परिवहन को बढ़ावा दें। इस जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अपन ने एक योजना शुरू की थी, सागरमाला। कौन सी? सागरमाला। और सड़कों के लिए कौन सी योजना है? भारतमाला। बात समझ में आ गई। और एक मैंने कल आपको समझा दिया था, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरेगा? धौलपुर। और एक मैंने बता दिया पूर्व पश्चिम गलियारा NH 27। और मैंने आपको जिले भी बता दिया था ना। मुख्य आपको ये 4 बातें ध्यान रखनी है सड़क परियोजना के तहत। समझ में आ गई? जो मैंने आपको बताया, दिमाग में सेट हुई कि नहीं हुई? हो गई। चलो अब मैं एक बार फटाफट आपको जो आर्थिक समीक्षा के अंदर बातें लिखी हुई ना, उसको मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूं, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं हो। देखो ये अपन ने बात कर लिया था, है ना। सबसे ज्यादा लंबाई की सड़कें कौन सी है? ग्रामीण, फिर जिला, फिर राज्य, फिर राष्ट्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बता दी मैंने, भारतमाला योजना बता दी, ठीक है। फिर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मैंने करवा दिया था। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964। लिखवाई भी थी मैंने जब मैं उद्योग करवा रहा था, अगर याद होगी तो, है ना। तो ये क्या काम करती है? राजस्थान में सरकारी बसों का संचालन करती है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब सड़क के बाद जो अगला टॉपिक है वह है रेलवे, ठीक है। रेलवे में आपको बस 2 बातें दे रखी है आर्थिक समीक्षा के अंदर, सिर्फ 2 बातें। लेकिन मैं एक बात और बताऊंगा एक्स्ट्रा। मार्च 2022 तक कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में? 6046। और भारत की कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है? 8.89। ये ध्यान रखना। अब ये ऐसे डेटा पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो राजस्थान का सड़क घनत्व 88.18, और एक ये कि राजस्थान का रेलवे भारत के रेलवे का कितना प्रतिशत है? 8.89। ठीक। अब सुनो, रेलवे के अंदर 2 बातें और समझा रहा हूं, इस बात को भी समझना, पेपर में बहुत ज्यादा आने की संभावना है। अपन ने क्या किया? प्रशासन की दृष्टि से भारत को राज्यों में बांटा और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। अपन ने राजस्थान को संभागीय डिवीजन में बांटा ना। अब संभाग को अपन ने जिलों में बांटा, जिलों को अपन ने उपखंड में बांटा, उपखंड को तहसील में बांटा, तहसील को पटवार मंडल में बांटा, पटवार मंडल को ढाणियों में बांटा ना। क्यों बांटा? ताकि इनका प्रशासन बहुत अच्छे से हो जाए। पटवारी हो ना, पटवारी वह तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा, तहसीलदार SDM को रिपोर्ट करेगा, SDM जिला कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा, जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त को रिपोर्ट करेगा, और संभागीय आयुक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेगा, जो राजस्थान का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है। उसी तरह से अब रेलवे है, तो अपन ने रेलवे को भी बांटा है। रेलवे को अपन ने एक तो बांटा है मंडल में और दूसरा बांटा है जोन में। एक तो मंडल में बांटा और एक जोन में। चलो अब आप में से रेलवे में सफर सबने किया है। आपने अगर रेलवे में सफर किया होगा ना, तो आपने ये सब लिखा देखा होगा। हाँ, उत्तर पश्चिम रेल ऊपर देखा। अगर आपने बाड़मेर से सफर किया होगा तो 100% देखा होगा ऊपर, और दिमाग के अंदर आया होगा ये ऊपर क्या है, किसके ऊपर है ना। ऊपर का मतलब होता है उत्तर पश्चिमी रेलवे। सुनना, ये क्या होता है? जोन है। अपन के पूरे भारत में लगभग 17 जोन है। कितने? 17। लेकिन अपन के राजस्थान के अंदर 2 जोन है। एक तो जोन है ऊपरे मतलब उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है। और दूसरा जोन है पमरे पश्चिम मध्य रेलवे। बात समझ में आ गई? चलो अब अपन ने मंडल बनाए, मतलब बड़ी इकाई कौन सी है? जोन। और जोन के अंडर में अपन ने किसको दिया? मंडल। अपन के राजस्थान में 5 मंडल है। कितने मंडल है? 5 मंडल। देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। एक तो है जयपुर, एक है जोधपुर, एक है अजमेर, कोटा और बीकानेर। ये 5 मंडल है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ना, ये जिले, बाड़मेर जिला किस संभाग में है? जोधपुर। बालोतरा जोधपुर, है ना। अब जिस तरह से अपन ने जिलों को संभाग में डाला, अब अपन ने क्या किया? मंडलों को जोन में डाला, कि कौन कौन सा मंडल कौन कौन से जोन में। आपको बस एक बात अच्छी तरह से सेट करनी है कि सिर्फ और सिर्फ ये कोटा मंडल ये पमरे में है। किसमें? पमरे। बाकी के 4 मंडल किसमें है? ऊपर। तो राजस्थान में कितने मंडल है? 5। कितने जोन है? 2 जोन कौन कौन से? ऊपर और पमरे।
ऊपरे के अंदर कितने मंडल? 4। और कौन सा मंडल पमरे में? कोटा। ठीक है, ऊपरे का जो मुख्यालय है ना वो आपके जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर। और पमरे का जो मुख्यालय है वो आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर है? जबलपुर नाम सुना होगा आपने, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा धुआंधार जलप्रपात, पढ़ा है? धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, तो वो जब नदी जलप्रपात समझते हो, ऊपर से पानी नीचे गिरता है, और जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना तो वहां पर जो पानी है ना वो धुआं धुआं कर लेता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आग लगी है, तो उसका नाम पड़ गया धुआंधार जलप्रपात। और ये धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश जबलपुर में, जहां पर इस पमरे का मुख्यालय। बात समझ में आ गई? तो रेलवे के अंदर ये दो बातें। एक बात और बता देता हूँ, देखो अपन की जो पटरियां होती है ना, उन पटरियों को अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है, नाम सुना होगा, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ये 3 तरह की पटरियां होती है, मतलब इनकी दूरी के आधार पर। अगर पटरी के मध्य दूरी कम है तो नैरो है, 1 मीटर की दूरी है तो मीटर है, और 1 मीटर से ज्यादा है तो ब्रॉड है। ठीक है, आपको पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में नैरो गेज संचालित है? राजस्थान के किस जिले में नैरो गेज संचालित है? तो राजस्थान का, और कौन बोल रहा है? कौन सा जिला? धौलपुर। बहुत बढ़िया। राजस्थान का सिर्फ एक ही जिला है जहां पर नैरो गेज संचालित है, और वह जिला कौन सा है? आपका धौलपुर। बाकी सभी जिलों में या तो ब्रॉड है या फिर मीटर, और मीटर तो वैसे भी यही नहीं, सब लगभग कितने हैं? ब्रॉड। ठीक है, तो एक जिला है कौन सा? धौलपुर। उस धौलपुर के अंदर अपन का नैरो गेज, बाकी लगभग राजस्थान के अंदर 98% कौन सा गेज है? ब्रॉड गेज। बात समझ में आ गई? ये पटरियों के मध्य दूरी पर था, और ये प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण मैंने आपको बताया। समझ में आ गई बात? रेलवे से संबंधित कोई भी समस्या? एक क्या होता था, एक पहले एक रेल बस सेवा चलती थी, एक चलती थी रेल बस सेवा। अब इसका मतलब क्या है? रेल बस सेवा, अगर किसी को पता है कहां से कहां चलती थी तो बताओ। कौन बोल रहा है? कोई हाथ खड़े कर बोलो कौन? हाँ, कहां से? हाँ, मेरता से। मेरता सिटी होती क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूं। ये पूछते हैं कि एक प्री में सवाल आ सकता है कि राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहां से कहां तक संचालित की गई, होती क्या है? सुनो, आप ये सोचो कि अपन की ट्रेन बाड़मेर तक आती है, बाड़मेर तक ना आए, उत्तरलई तक आ जाए। उत्तरलई तक आए तो अब अपन को उत्तरलई उतरना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज क्या है? उत्तरलई। अब उत्तरलई और बाड़मेर के बीच में लगभग दूरी 10 किलोमीटर की मानते हो है। अब 10 किलोमीटर जाएं कैसे? या तो टैक्सी करो, या घर वालों को बुलाओ, या कार लेकर आए, या कोई सामान ज्यादा हो तो समस्या। तो ऐसी कैसी समस्या? मेड़ता में हुई। मेड़ता एक जंक्शन है और मेड़ता एक सिटी है। ठीक है, तो लोग मेड़ता सिटी में रहते थे, और मेड़ता जंक्शन थी जहां पर सारी की सारी ट्रेन, जंक्शन क्या होता है? जहां पर सारी ट्रेन आके रुकती है, जंक्शन। ठीक है, तो मेड़ता तक ट्रेन जाती थी। अब लोगों को कहां जाना? मेड़ता सिटी। तो या तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम उस समय थे नहीं, ये बात मैं आपको कर रहा हूं 1995 के आसपास की। अब तो चलो सबके पास कारें आ गई। तो उस समय क्या हुआ, अपन ने एक छोटा सा रेल का डब्बा संचालित किया। ये छोटा सा रेल का डब्बा है तो रेल, लेकिन काम किसका कर रहा है? बस का। तब अपन ने इसका नाम रखा रेल बस सेवा। ये 1995 के आसपास शुरू हुई थी, मेड़ता से मेड़ता सिटी तक जाती थी। अब क्या हो गया, सबके पास आधुनिक संसाधन है, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास ट्रांसपोर्टेशन है, बसें हैं, सब कुछ है। तो अब क्या कर दिया, इस रेल बस सेवा को बंद कर दिया। 2020 के बाद ये रेल बस सेवा अब वर्तमान में संचालित नहीं। ठीक है, तो ये एक रेल बस सेवा का भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये मैंने टॉपिक कौन सा बताया आपको? रेलवे। और भारत के रेलवे का कितना प्रतिशत है? 8.89। ठीक है, अगर मैं सड़क घनत्व पूछूं कितना है? 88.18। 88.18। सड़कों की लंबाई कितनी है? 3,01,810 किलोमीटर। 3,01,810 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब ये दो बातें फैक्चुअल और है आपके सामने कि डाकघर और दूरसंचार सेवाएं, कि राजस्थान में कुल कितने डाकघर है? 11,000 डाकघर है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेलीकॉम 6.70 करोड़ टेलीकॉम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये दो बातें कुछ नहीं, ये छोड़ दो आप। ये डेटा है, काफी बार सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा तो गलत नहीं होना चाहिए। कितने डाकघर है? 11,000 के आसपास डाकघर, और टेलीकॉम उपभोक्ता 6.70। ठीक है, और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है कौन सा? 5वां पूरा होता है। समझ में आ गई बात? किसी को कोई समस्या हो तो बताएं।
कोई समस्या नहीं। चलो अब ध्यान से सुनना, अध्याय 6 आएगा आपका, कौन सा? सेवा क्षेत्र। और सेवा तो मैंने आपको समझा ही रखी है ना। याद करो अध्याय 1, अध्याय 1 में मैंने आपको 3 क्षेत्र करवाए थे, एक तो कृषि, एक करवाया था उद्योग और एक करवाया था सेवा। कृषि है वो अध्याय 2 में, जो अपन ने छोड़ दिया, बीच में छोड़ देना। और उद्योग था अध्याय 4 में था, 3 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज था, अध्याय 4 में था, पढ़ लिया पूरा उद्योग। ठीक है, अब अध्याय कौन सा? 6। 5 में कौन सा था टॉपिक? हाँ, सड़क, आधारभूत, वो भी उद्योग का हिस्सा हो गया एक तरह से। अब टॉपिक कौन सा आया? सेवा। अब इसके अंदर अपन पूरी की पूरी सेवा के बारे में बात करेंगे कि सेवा क्या है, कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ से क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो अपन ने बातें लिखी है ना, उसको पूरी कर लेते हैं, ताकि आप ये चैप्टर यहाँ पे पूरा कर लूँ मैं। बताओ लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था? कल लिखवाई नहीं? ये लिखवा दिया था। योजना करवाई नहीं होगी मैंने शायद, ये वाली नहीं करवाई है ना। चलो लिखो, एक सेकेंड, सबसे पहले लिखो उत्तर दक्षिण गलियारा। NH 44। छोटी छोटी 2-3 बातें लिखवाऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। लिखो इसमें, लिखो यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। यह राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। कौन? NH 44। यह राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिख लो, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। डेटा मैं सब एक साथ करवाऊंगा आपको, है ना, कितना है कितना नहीं है वो सब। चलो अगला लिखो, पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा, NH 27। पूर्व पश्चिम गलियारा NH 27। यह किसको किससे जोड़ता है? पोरबंदर को सिलचर से। लिखो यह पोरबंदर, पोरबंदर कहाँ है? यह पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। यह पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। सिलचर असम में है। यह पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, यह भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह भारत का
दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लिखो अगला पॉइंट। यह राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से गुजरता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से गुजरता है। ठीक है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से गुजरता है। नीचे नोट डालकर एक पॉइंट लिख लो। उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा मध्य प्रदेश के झांसी में आपस में मिलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा मध्य प्रदेश के झांसी में आपस में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के झांसी में आपस में मिलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा मध्य प्रदेश के झांसी में आपस में मिलते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है, आपको ध्यान रखना है, NH44 और NH27। अब अगली हेडिंग डालो NHAI। अब अगली हेडिंग डालो NHAI। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिखो स्थापना 1995। स्थापना 1995। फिर लिखो मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। अगला पॉइंट, यह सड़क व परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह सड़क और परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सड़क व परिवहन मंत्रालय, मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। बहुत फेमस व्यक्ति है और बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति है। ठीक है, सड़क व परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला पॉइंट, यह भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करता है। यह भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करता है। यह भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करता है। यह भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करता है। कौन करता है? NHAI। यह भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करता है। ठीक है, चलो एक और लिखो आप, BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
जेशन, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन बीआरओ। बाड़मेर के अंदर भी है बीआरओ। आप लोग जो ग्रिफ गली बोलते हो ना, ग्रिफ गली, वीरेंद्र धाम के सामने छोटी सी गली, उसके पास में जो इतना बड़ा कार्यालय है वो बीआरओ का है। कभी देखना, नाम लिखा होगा सीमा सड़क संगठन। ठीक है, चलो लिखो इसकी स्थापना 1960। स्थापना 1960। मुख्यालय नई दिल्ली। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और अगला पॉइंट, इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सड़क निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सड़क निर्माण इसका प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सड़क निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य है। अगला लिखो रिडकोर। चलो आगे। चलो अगला लिखो। रिडकोर लिखिए। राजस्थान, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई? मुख्यालय कहाँ आएगा? मुख्यालय जयपुर। मुख्यालय जयपुर। कार्य यह राज्य राजमार्गों का निर्माण करता है। यह राज्य राजमार्गों का निर्माण करता है। आगे चलो। ये तीन प्रमुख संस्थाएं हैं, एनएचएआई, बीआरओ और रिडकोर। ठीक है, इन तीनों के बारे में ध्यान रखना, मोटी मोटी बातें जो मैंने बताई आपको। अब मैं योजनाएं करवा रहा हूँ, दो योजनाएं बताई थी। ठीक है, एक तो बताई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और दूसरी बताई थी भारतमाला। तो अब हेडिंग डालो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
लिखो आप इसमें, शुरुआत लिखो 25 दिसंबर 2000। जहां 25 दिसंबर लिखा है ना, वहां पर लिख देना 25 दिसंबर सुशासन दिवस। इंग्लिश मीडियम में लिख देना गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। किसका जन्मदिन है? अटल बिहारी वाजपेयी। शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखो मैदानी क्षेत्र के 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों, मैदानी क्षेत्र के 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों, मैदानी क्षेत्र के 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों तथा पहाड़ी क्षेत्र के 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को, तथा पहाड़ी क्षेत्र के 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को, तथा पहाड़ी क्षेत्र के 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को शहरों से जोड़ना, शहरों से जोड़ना, शहरों से जोड़ना। ठीक है, ये संख्या ध्यान रखना। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में है 250 और मैदानी क्षेत्र में है 500। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, वर्तमान में इसका तृतीय चरण, वर्तमान में इसका तृतीय चरण, वर्तमान में इसका तृतीय चरण 2019-20 से 2024-25 तक संचालित है। वर्तमान में इसका तृतीय चरण 2019-20 से 2024-25 तक संचालित। अब 24-25 का मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। ठीक है, ये शब्द कई बार आएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखो आप, इस योजना का उद्देश्य, ऐसा कैसा ये उद्देश्य है ना, ये ऐसा कैसा टीप लो पेपर के अंदर एक बार प्री में, ऐसा कैसा उद्देश्य ये टीपा हुआ था ऑप्शन के अंदर। 25,000 असंबद्ध मतलब जो सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है ऐसा गांव, बस्तियों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी से जोड़ना। ऑल वेदर कनेक्टिविटी मतलब क्या हो गया? ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ऑल वेदर, हाँ कनेक्टिविटी, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं हो कि सर्दी गर्मी में तो ठीक है, बरसात आते ही मामला डिसमिस, कि इधर वाले इधर और उधर वाले उधर, ऐसा नहीं हो। ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी से जोड़ना। ऐसा कैसा उद्देश्य एक बार पेपर में आया हुआ है, सेम टू सेम डिट्टो। तो अपन को वैसे तो पता है कि इस योजना का उद्देश्य है कि गांवों को शहरों से जोड़ना, लेकिन जब ऑल वेदर कनेक्टिविटी इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तब अपन को अपने जो डिसीजन पावर है उस पर संदेह होने लगता है कि शायद मैं गलत हूं और उस पड़ोसी ने जो किया है वो सही है। ठीक है, चलो अगला लिखो, भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना। लिखो लिखो, इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई। देखिए एक बात और समझिए आप, मैं जब कभी अभी बीच में ये आपकी आर्थिक समीक्षा हो जाए उसके बाद में थोड़ा करंट के टॉपिक लूंगा, है ना। करंट में एक योजना है पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना और भारतमाला परियोजना है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सुनो, अभी ये भारतमाला परियोजना चल रही है, मैं आपको भारतमाला परियोजना बता रहा हूं।
आगे जाकर इस भारतमाला परियोजना को ना पीएम गति शक्ति योजना में मर्ज कर देंगे। भारतमाला, अगर आपको पूछे भारतमाला परियोजना का संबंध है ए सड़कों के विकास से, शिक्षा के विकास से, आधारभूत संरचना के विकास से, या डी स्वास्थ्य के विकास से, आपका आंसर क्या आएगा? सड़कों के विकास से। लेकिन अब अगर आपको पूछे पीएम गति शक्ति योजना क्या है, और ऑप्शन ये कि ये हो, तो आपका आंसर आएगा आधारभूत संरचना के विकास से। पीएम गति शक्ति योजना के अंदर आपके नेट का, वाईफाई, सड़क, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का एक साथ विकास करेंगे। अभी तो इसके अंदर सिर्फ सड़क की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब इस योजना को पीएम गति शक्ति योजना में शामिल कर देंगे। तो जब पीएम गति शक्ति योजना में शामिल कर देंगे तो वहां पर सब चीजें आ जाएगी, वहां पर नेट आ जाएगा, वहां पर रेल आ जाएगा, वहां पर परिवहन आ जाएगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना, भविष्य में होगी अभी, ठीक है। लिखो भारतमाला परियोजना, इसके अंदर मैं आपको लिख रहा था, शुरुआत लिखवा दी 2015। अगला पॉइंट लिखिए, योजना का उद्देश्य 34,800 किलोमीटर सड़कों का विकास करना है। योजना का उद्देश्य 34,800 किलोमीटर सड़कों का विकास करना है। योजना का उद्देश्य 34,800 किलोमीटर सड़कों का विकास करना है। कितने किलोमीटर है? 34,800। 34,800 किलोमीटर सड़कों का विकास करना है। हो गया? चलो अब लिखो, भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। 2 कॉरिडोर, कॉरिडोर को अपन हिंदी में बोलते हैं गलियारा। क्या बोलते हैं? गलियारा। 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। 2 मतलब 2, 2 नाम नहीं है, ऐसे नहीं, 2 कॉरिडोर, 2 मतलब 2, 2 गलियारे बनेंगे। लिखो पहला लिखो, दिल्ली वडोदरा, दिल्ली वडोदरा गलियारा, दिल्ली वडोदरा गलियारा। पहला लिखो आप, दिल्ली वडोदरा गलियारा, दिल्ली वडोदरा गलियारा, और इसके ब्रैकेट में लिख दो आप 148N। इसके ब्रैकेट में लिख दो आप 148N, क्योंकि इसका नाम क्या है? 148N। ठीक है, पहला गलियारा लिख दिया, दिल्ली वडोदरा। इसमें लिखो यह गलियारा राजस्थान में डिग, यह गलियारा राजस्थान में डिग अलवर, डिग अलवर दौसा, डिग अलवर दौसा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से गुजरेगा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से गुजरेगा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से गुजरेगा। ठीक है, वापस जिले बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिग है, अलवर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, कोटा है और झालावाड़ है। ठीक है, दूसरा लिखो आप, सांगरिया, सांचौर, सत्थलपुर गलियारा, सांगरिया, सांचौर, सत्थलपुर गलियारा, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 754 के, ब्रैकेट में लिखोगे 754 के। सांगरिया, सांचौर और सत्थलपुर गलियारा, ब्रैकेट में लिखो 754 के। वो था 148N और यह है 754 के। लिखो यह गलियारा श्री गंगानगर, सॉरी यह गलियारा, पहले हनुमानगढ़ लिखो आप,
यह गलियारा हनुमानगढ़, फिर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, ध्यान रखना जोधपुर नहीं है, हाँ जोधपुर ग्रामीण। अगला बालोतरा, जालोर और सांचौर से गुजरेगा, बालोतरा, जालोर और सांचौर से गुजरेगा, बालोतरा, जालोर और सांचौर से गुजरेगा, बालोतरा, जालोर और सांचौर से गुजरेगा। ठीक है, ये भारतमाला परियोजना थी, आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां तक बताओ कोई समस्या हो तो मैं एक बार वापस समझा दूं। एक बार है ना, इनका किलोमीटर भी लिख लो आप। दिल्ली वडोदरा में लिख लो 374 और सांगरिया 777 में लिख लो 637। पहले वाले में लिख लो 374 और फिर लिख लो 637, बस किलोमीटर लिखना है 374 और 637। दिल्ली वडोदरा में 374 और सांगरिया सांचौर सथलपुर में 637। क्लियर? चलो, ये मैंने आपको बता दिया था राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। एक नीचे पॉइंट और लिख रखा है, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी। ये तारीख लिख लो आप, 2 जून 2015। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2 जून 2015। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2 जून 2015। ये फैक्चुअल सवाल होते हैं, ये काफी बार है ना प्री के अंदर ज्यादा पूछते हैं। जैसे एक मैं कल पेपर देख रहा था आरएस का 2023 का प्री का। अब कल मैंने है ना आपको एक सवाल करवाया था, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है, करवाया था ना कल मैंने लिखवाया था ना, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है। ऊर्जा का टॉपिक खत्म करते हैं, मैंने सबसे लास्ट में पॉइंट डलवाया था, कब होता है? 14 सितंबर या दिसंबर? 14 दिसंबर था। कब था? और वो आरएस प्री के अंदर सवाल पूछ लिया था। हाँ, तो वो आरएस प्री 2023 के अंदर सवाल आया हुआ है। ये मुझे कल पता चला जब मैं पेपर देख रहा था वापस, तो ये ध्यान रखना। अरे जून है, जून, जन्नू थोड़ी ना होगा, जून है। ठीक है, तो ये काफी बार है ना प्री के अंदर सवाल आ जाते हैं इस तरह के। अब हेडिंग डालो एक, रेलवे। हेडिंग डालिए रेलवे। कौन सा एरिया? मिलिट्री एरिया। देखो, ताकि स्पीड कम रखी जा सके। तो वो क्या होता है, देखो ब्रेकर क्यों होते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री एरिया। पहली बात, आप अगर मिलिट्री एरिया के अंदर जाओगे तो उनके नियम कायदे कानून अलग होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मिलिट्री एरिया के अंदर जाते हैं और वहाँ की वीडियोग्राफी करते हैं, लेकिन अपन को ना इन एरिया के अंदर प्रोहिबिटेड है वीडियोग्राफी वगैरह, फ़ोन का यूज़ करना। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हैं। काफ़ी बार क्या करते हैं कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व है, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाते चलाते अगर मिलिट्री एरिया के अंदर घुस गया तो समस्या। इस वजह से इनके लिए ना कुछ कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर रखें, यहाँ पर कैमरे लगाए जाएं, यहाँ इनकी स्पीड कम हो, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो। तो पूरा का पूरा मिलिट्री एरिया, आप जोधपुर के अंदर जाओगे ना, लगभग 2.5 किलोमीटर का मिलिट्री एरिया है। उस 2.5 किलोमीटर के अंदर प्रत्येक 100-150 मीटर पर आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, क्योंकि इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है। कोई असामाजिक तत्व ये सुरक्षा घेरे को तोड़कर ठेठ अंदर तक पहुँच गया तो ये लड़ाकू विमान है, इनको सब पता चल जाएगा कि सामरिक महत्व की चीज़ें कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो इस वजह से इनके नियम होते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डालो रेलवे, और ये 2 पॉइंट लिखो। पहले तो मार्च 2022 तक रेलवे की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है? 6046। मार्च 2022 तक राजस्थान में रेलवे की कुल लंबाई 6046 किलोमीटर।
मार्च 2022 तक राजस्थान में रेलवे की कुल लंबाई 6046 किलोमीटर और भारत के कुल रेल मार्ग का 8.89% है। भारत के कुल रेल मार्ग का 8.89% है। भारत के कुल रेल मार्ग का 8.89% है। समझ में आ गई क्या बात? ये 8.89 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं वापस बोल रहा हूं, पेपर के अंदर आएगा, प्री के अंदर 8.89। ठीक है। सड़क घनत्व कितना है? 88.18। सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 3,01,810 किलोमीटर। ठीक है। ये कुछ डेटा है, उनको याद रखना है। ठीक है। मुझे बताओ, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति कब आई? 6 अक्टूबर 2023। सौर ऊर्जा नीति 2019 की तारीख कौन सी थी? 18 दिसंबर 2019। पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब आई? सेम 18 दिसंबर 2019। ठीक है। ये कुछ तारीखें। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब आई थी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, तारीख बताइए पूरी। 13 दिसंबर 2019। ठीक है। 17 जुलाई की जो आप बात कर रहे हैं ना, उस 17 जुलाई के अंदर एक MSME नहीं, एक अधिनियम आया था, याद है? जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि 5 साल तक सारे के सारे अधिनियम कानूनों के तहत छूट दी जाएगी। MSME फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम, याद आया? वो आया था 17 जुलाई को। ठीक है। वो भी 2019 को ही आया था। ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं, ये तारीखें अगर आप लोगों को सब याद करनी पड़ेगी, वरना सवाल सही होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि ये RS का पेपर है ना, उसके अंदर 4 ऑप्शन देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको तारीख याद नहीं है तो आपके लिए वो कथन पहला असत्य हो गया, क्योंकि तारीख याद है नहीं। ठीक है। चलो, रेलवे लिखो। राजस्थान में 5 रेल मंडल तथा 2 रेलवे जोन हैं। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल तथा 2 रेलवे जोन हैं। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल तथा 2 रेलवे जोन है। अब हेडिंग डालो, रेलवे मंडल। रेलवे मंडल, हेडिंग डालिए रेलवे मंडल। रेलवे मंडल ये 5 के 5 लिख लो। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, ये 5 रेलवे मंडल, इनके नाम लिखने। अब लिखो रेलवे जोन। अब लिखो रेलवे जोन। लिखिए, राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। पहला लिखो, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ऊपरे मत लिखना, पूरा लिखना। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखना, मुख्यालय। इसका मुख्यालय लिखना, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय लिखो। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। मुख्यालय जयपुर। अगला लिखो, इस रेलवे जोन में, इस रेलवे जोन में, इस रेलवे जोन में कितने मंडल है? 4। लिखो, इस रेलवे जोन में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर रेलवे मंडल है।
इस रेलवे जोन में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर रेलवे मंडल है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर रेलवे मंडल है। ठीक है। दूसरा लिखो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। दूसरा लिखो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। लिखो आप मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। और इसमें लिख लो, इसमें सिर्फ कोटा रेलवे मंडल शामिल है। इसमें सिर्फ कोटा रेलवे मंडल शामिल है। इसमें सिर्फ कोटा रेलवे मंडल शामिल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो बातें लिखनी है, ठीक है। और ये दो बातें भी लिख देना, भारत सरकार का 75%, राजस्थान सरकार का 25%। ठीक है, ये लिख लो आप, कोई समझने की बात है नहीं, सिर्फ डेटा है, आप लोगों को याद होना चाहिए। डाकघरों की संख्या 11,049 है और कुल टेलीकॉम उपभोक्ता 6.70 करोड़ है। हो गया कंप्लीट? अब अगली है टेलीकॉम, मतलब वो फोन आते थे ना, एक तो मोबाइल आता है और एक वो लैंडलाइन वाला फोन आता है, उसको अपन बोलते टेलीकॉम। ठीक है, हाँ लिखना ना, राज्य आपदा मोचन निधि, केंद्र सरकार का 75% और राजस्थान सरकार का 25%। चलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अध्याय 5 कंप्लीट मानो? कंप्लीट? अध्याय 6 शुरू करूं? बोलो, करो शुरू। चलो, लेकिन अध्याय 6 शुरू कर रहा हूं ना, उससे पहले ध्यान से सुनिए आप लोग। मैंने अध्याय 1 के अंदर सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, इनका स्थिर और प्रचलित पर मैंने आप लोगों को डेटा करवाया था कि कितना योगदान है। सुनो एक बार, बाद में हाथ लगाना कॉपी के, ठीक है। मैंने एक तो करवाया था स्थिर पे और एक करवाया था प्रचलित पे। उस पे मैंने करवाया था एग्री का, इंडस्ट्री का और सर्विस का। ये लगभग 26 था ना, या नहीं था? नहीं था? क्या नहीं करवाया? नहीं करवाया? अध्याय 1 खोलो तुम। हाँ देखो,
डायग्राम चैप्टर नंबर 1 खोलो, हाँ मेरे को दो। ये डायग्राम करवाया था, खोलो फटाफट। देखो वापस समझो इसको। इस डायग्राम के अंदर मैंने ये करवाया था कि स्थिर कीमत पर एग्रीकल्चर का कितना है 26.21 और प्रचलित कीमत पर एग्रीकल्चर का 26.72, उद्योग का है 29.84 और 28.21 और सेवा का है 43.95 और प्रचलित पर है 45 पॉइंट। तो मतलब आप इस डायग्राम के अंदर ये देखो कि सबसे ज्यादा जो योगदान है ना वह सेवा का है। स्थिर पर तो है 43% और प्रचलित पर है 45%। तो आज अपन उस टॉपिक की बात करेंगे जिसका 43 और 45% योगदान है। सुनो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखो स्थिर कीमत पर 43.95 है क्या है, और प्रचलित कीमत पर 45.07 है, हाँ है। तो अपन जो अध्याय 1 के अंदर पढ़ के आ रहे हैं ना सेवा क्षेत्र, वो तो सिर्फ अपन ने वहां पर सेवा क्षेत्र नाम पढ़ा, लेकिन यहां पर अपन पूरी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि अपन को राजस्थान में ऐसे कौन कौन से काम किए जिससे सेवा क्षेत्र बढ़ा है ना। तो राजस्थान में स्थिर कीमत पर 43.95% योगदान है और प्रचलित कीमत पर 45.07% योगदान है। ठीक है, चलो अगली बात आती है कि अगर मैं इसको पैसों के अंदर देखूंगा तो पैसों के अंदर कितना हुआ 3.43 लाख करोड़, और अगर मैं इसको पैसों के अंदर देखूंगा तो लगभग 6.44। मुझे बताओ राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमत पर कितनी थी? 15.28 लाख करोड़। 15.28 के अंदर उद्योग भी था, कृषि भी थी और सेवा भी था। तो 15.28 में से मैं अगर सिर्फ और सिर्फ सेवा निकालना चाहूं तो सेवा का योगदान कितना है 6.44। स्थिर पर मुझे बताओ जीएसडीपी कितनी थी? 8.45 लाख करोड़, और 8.45 पर अगर मैं देखना चाहूं कि सेवा का योगदान कितना है 3.43। समझ में आई या नहीं आई? देखो अगर मैं पूरे की पूरी जीएसडीपी की बात करता हूं, जीएसडीपी मैंने अध्याय 1 के अंदर बताया था कि राज्य की सीमाओं के भीतर जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उसका अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीएसडीपी। मेरी जीएसडीपी मैंने 2 कीमतों पर निकाली थी, एक तो निकाली थी स्थिर कीमत पर और दूसरी निकाली थी प्रचलित कीमत पर। प्रचलित कीमत पर आई थी 15.28 लाख करोड़ और स्थिर कीमत पर आई थी 8.45 लाख करोड़। 8.45 लाख करोड़ में मेरे पास उद्योग भी था, सेवा भी था और कृषि भी था, और 15.28 लाख करोड़ में उद्योग भी था, सेवा भी था और कृषि भी था। लेकिन मैं अब चैप्टर शुरू कर रहा हूं सेवा, तो मुझे देखना है कि 15.28 में और 8.45 में सेवा का योगदान कितना है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो यहाँ पर 45% और यहाँ पर 46% है। अगर 43% और 45% है। अगर मैं पैसों की बात करूंगा तो यहाँ पर 6.44 और यहाँ पर 3.43 है। ठीक है, ये डेटा याद करना है। फिर अगर मैं बात करूं कि वृद्धि कितनी हुई, लास्ट टाइम की तुलना में जो वृद्धि हुई है यहाँ पर 6% की वृद्धि हुई है और यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है 11% की। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो भी कहां पर हुई है? सेवा में। समझ में आई बात? तो ये 3 डेटा अच्छी तरह से ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर के अंदर सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे बात करता हूं। देखो मैंने आपको उद्योग बताया था ना, उद्योग के अंदर फिर मैंने आपको निर्माण करवाया था। विनिर्माण का योगदान, निर्माण का योगदान करवाया था क्या? सुनो छोड़ो, ये जो सेवा क्षेत्र है, इस सेवा क्षेत्र में अगर मैं ये बात करूं कि ये पूरा का पूरा इसका बाइफेक्शन है कि किस तरह से सेवा के अंदर अपन को पैसा मिलता है। चलो